नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर एक नए विषय के साथ नए विश्लेषण के लिए मध्य प्रदेश के मंडला जिले के कान्हा किसली वन क्षेत्र के खटिया गांव से मेरे एक मित्र ने मुझे एक समाचार की कटिंग व्हाट्सएप पर शेयर की। मेरे मित्र वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और वन्य तथा ग्राम पशु जीवन पर उनका गहरा अध्ययन है। आप खुद देखिए कि समाचार क्या है। महाराष्ट्र के बीड जिले के मजल गांव की घटना का जिक्र है, जहां कुत्तों ने बंदर के एक बच्चे को मार डाला। तो बंदरों ने एक महीने में 250 कुत्ते मार दिए। पूरे गांव में मात्र एक कुत्ता बचा है। यह सर्वविदित तथ्य है कि बंदर शिकारी जानवर नहीं है, अतः प्रकृति ने उसे शिकारी जानवरों की तरह पैने नाखून, मजबूत पंजे और जबड़े और मांसल तथा मजबूत काठी भी नहीं दी है। इस फलाहारी जीव को बस वृक्षों और तालिकाओं में फुर्ती से चढ़ने की क्षमता प्रकृति ने दी है। उसी का प्रयोग कर कुत्तों से बदला लेने बंदर कुत्तों को उठाकर ले जाते हैं और ऊंचे मकान या वृक्ष के ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देते हैं। ऊंचाइयों से गिरने की वजह से कुत्ते दम तोड़ दे रहे हैं। बंदर का एक मासूम बच्चा जो कुत्तों के लिए पूर्णतः हानि रहित है, उस एक बच्चे को 8-10 कुत्तों द्वारा मिलकर मार डालना, ये श्वान प्रवृत्ति कहलाती है। कमजोर को घेर कर मारना और यदि कोई बलशाली आ जाए तो दुम दबाकर भागना, ये कुत्तों की प्रवृत्ति होती है। और ये सिर्फ कुत्तों की नहीं, मनुष्यों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। यही नहीं, दरअसल मनुष्यों में बहुत से जानवरों की प्रवृत्ति पाई जाती है। कुछ में श्वान प्रवृत्ति, कुछ में गज प्रवृत्ति, कुछ में सिंह प्रवृत्ति, तो कुछ में वानर प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बहरहाल, आज का विषय है कश्मीर में जिहादियों द्वारा धार्मिक आधार पर नरसंहार। क्या ये घटना महाराष्ट्र के बीड जिले के कुत्तों द्वारा मासूम बंदर के बच्चे की हत्या की तरह ही नहीं है? वहां तो बलहीन वानरों ने बुद्धि बल से कुत्तों से प्रतिशोध ले लिया, लेकिन पहलगाम के संदर्भ में प्रश्न उठता है कि क्या हम बंदरों से भी गए बीते हैं? ऐसा कहकर मैं भारत सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया की उम्मीद में उतावलापन नहीं दिखा रहा हूं। मैं जानता हूं कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया जरूर आएगी और इससे पहले कि पड़ोसी की हर छिछोरी हरकत पर भारत सरकार द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है, चाहे वो म्यांमार पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वह उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पुलवामा के बाद की एयर स्ट्राइक हो, लेकिन प्रश्न भारत सरकार द्वारा हर बार दी जाने वाली तात्कालिक और क्षणिक प्रतिक्रिया पर है। देखिए, बीड महाराष्ट्र के उस गांव में बंदरों ने एक बंदर की हत्या के जवाब में एक कुत्ता नहीं मारा, बल्कि पूरे गांव के कुत्तों को ही निपटा दिया। भारत पाक के संदर्भ में बंदर और कुत्तों का उल्लेख किसी को भी व्यंग या किसी को मूर्खता लग सकता है, किंतु वास्तव में घटना हमारे लिए एक दृष्टांत है। क्योंकि जिनका धर्म पूछकर मारा गया, उन हिंदुओं के परम आराध्य प्रभु श्री राम ने त्रेता में इन्हीं वानरों की चतुराई और चपलता से त्रिलोक विजयी रावण की सत्ता को समाप्त कर दिया था। उस समय भी सीता हरण के बदले मात्र सीता की वापसी का विकल्प नहीं चुना गया था, वरना जिस हनुमान ने लंका में घुसकर सोने की लंका जलाई थी, वो भगवती सीता को वापस भी ला सकते थे। किंतु राम का उद्देश्य मात्र सीता की वापसी नहीं होकर असुरी शक्तियों का पृथ्वी से समूल नाश करना था। मेरा हमेशा से दृढ़ मत रहा है कि इतिहास पढ़ने का नहीं, गुनने का विषय है। क्योंकि जब तक आप इसे गुनेंगे नहीं, पिछली गलतियों का एहसास नहीं होगा और उन्हीं गलतियों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। आइए एक नजर डालते हैं इतिहास में हमने क्या गलतियां की जिसका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। पहली गलती, 1947 में राजा हरि सिंह के भारत में शामिल होने के तत्काल बाद कश्मीर पहुंची भारतीय सेना ने जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना शुरू किया, तो वे पाक सेना को इस्लामाबाद तक खदेड़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें पूरे कश्मीर से बाहर भी नहीं करने दिया और 1/3 कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में औचित्यहीन वाद प्रस्तुत कर दिया गया। ये पहली गलती। दूसरी गलती, 1965 के युद्ध के दौरान
पीओके के हथियाने का अवसर होना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर संघर्ष विराम की सहमति देना तथा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करना, ये दूसरी बहुत बड़ी गलती हुई। पीओके लेने का अवसर 1965 में भी था। तीसरी गलती, 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण के बाद 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की निशर्त रिहाई। उस समय हारे पिटे पाकिस्तान से 90,000 सैनिकों के बदले पीओके की वापसी की मांग न करना, यह हमारी तीसरी गलती थी। चौथी गलती, 1999 कारगिल युद्ध के समय एलओसी न लांघने और वायुसेना का उपयोग न करने की भारत की प्रतिबद्धता, ये हमारी चौथी गलती थी। उस समय भी आप पीओके वापस छीन सकते थे। अब कल शाम सीसीएस की एक बैठक में जो 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। लेकिन इससे हल क्या निकलना है? आप उस पानी को तब तक नहीं रोक सकते जब तक आपके पास उस पानी के लिए भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था आपके देश में हो। यदि आपने यूं ही पानी को रोक दिया तो आपके तो अधिकतर क्षेत्र भारत के डूब जाएंगे। तो इस जल संधि को निरस्त करने का जो प्रस्ताव है वह उस समय तक उपयोगी नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास उस जल के भंडारण की पर्याप्त क्षमता हो, और उसके बाद यदि उस जल का भंडारण करके नहरों के जरिए और कहीं भेजकर उसका उपयोग हम अपने देश में करेंगे, तब जाकर आप पाक का पानी रोक सकते हैं। दूसरा निर्णय, अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। निश्चित रूप से अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना एक अच्छा कदम है, लेकिन इसका पूर्णकालिक लाभ जो है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं वो अटारी बॉर्डर के गेट से होकर कभी नहीं आते। पूरी की पूरी सीमा को सील करने की बात अलग होती है, और एक अटारी बॉर्डर को सील कर दिए जाने मात्र से कोई बहुत बड़ा, हाँ, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर, एक कूटनीतिक दबाव जरूर पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। तीसरा निर्णय, सार्क वीजा योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और जिन नागरिकों को इस वीजा के तहत प्रवेश दिया गया उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। अच्छा निर्णय है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ इसमें भी नहीं दिखता। चौथा निर्णय, भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में पदस्थ सभी सैन्य अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। भारत भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में पदस्थ अपने सभी सैन्य अधिकारियों को वापस बुला रहा है। पांचवा निर्णय, दोनों उच्चायोगों में सहयोगी स्टाफ की संख्या में कमी की जा रही है। वर्तमान संख्या 55 को 30 में सीमित किया जा रहा है, लेकिन यह भविष्य में जब तक आप पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को बंद नहीं करेंगे और भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में ताले नहीं लगेंगे, तब तक स्थायी हल नहीं निकलना है। कुल मिलाकर अब तक तो ये वही पुराना फॉर्मूला लगता है जो बासी कढ़ी में उबाल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि ये बहुत ही प्राइमा फेसी पहले चरण में लिए गए निर्णय हैं। इनका कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान पर पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में बाकी विश्व के सारे देश हमें हमारा कितना साथ दे रहे हैं, ये स्थिति बाहर आएगी। और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत में ज़्यादातर देशों का साथ भारत की ओर को मिल रहा है। तो कूटनीतिक रूप से ये निश्चित रूप से तात्कालिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन तात्कालिक और दीर्घकालिक व्यवस्था में जब चर्चा होती है तो हम बताना चाहेंगे कि चिकित्सा प्रणाली में 2 किस्म के चिकित्सक होते हैं। पहला वो जो किसी भी बीमारी के निदान का त्वरित उपाय करता है। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, पहला डॉक्टर आपके पेट के दर्द के लिए पेन किलर देगा जो कुछ ही देर में आपका दर्द ठीक कर देगी वो गोली। वहीं दूसरा आपकी पूरी जांच करेगा, आपके रोग की जड़ में जाएगा और उस जड़ को खत्म करने के उपाय करेगा। ठीक वैसा ही जैसा भगवान राम ने किया था। सीता हरण पर सिर्फ सीता को वापस नहीं लाए थे, अपितु ऋषि मुनि नारी और वृद्ध जनों का तिरस्कार करने वाली संस्कृति को समूल नष्ट कर दिया था। यही काम बीट के बंदरों ने किया। इसलिए अब भारत सरकार को भी एक बार में इस बीमारी का समूल नाश करना ही होगा। जैसे 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, इस बार फिर पीओके को वापस लेकर बलूचिस्तान को स्वतंत्र कर पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने होंगे और यही इस बीमारी का अंतिम और स्थायी निदान है।
जिस तरह 1971 में भारत सरकार ने पाकिस्तान में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के स्वतंत्रता आंदोलन को खुला समर्थन दिया और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, उस तरह एक बार फिर बालूचिस्तान को भारत को खुला समर्थन देना होगा और अपनी सैन्य शक्ति के साथ बालूचिस्तान को स्वतंत्रता दिलानी होगी, पीओके वापस छीनना होगा। उसके बाद जो मुट्ठी भर का पाकिस्तान रह जाएगा वो आने वाले 1000 वर्षों में भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की स्थिति में नहीं रहेगा। निश्चित रूप से आज की जो सरकार है उसमें इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। आज के हमारे प्रधानमंत्री, आज के हमारे गृह मंत्री और आज के हमारे रक्षा मंत्री, तीनों की तिकड़ी जो है वो त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती की तरह, और बहुत दृढ़ मनोबल है इन तीनों में और केंद्र की सरकार में। तो आवश्यकता है दीर्घकालिक उपाय की, और दीर्घकालिक उपाय में पाकिस्तान के विखंडन के अलावा और कोई भी उपाय शेष बचता नहीं है। तो देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। केंद्र सरकार आगे जो भी करेगी, केंद्र सरकार का आने वाला निर्णय भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारत के 140 करोड़ नागरिकों में आज भारत सरकार से अपेक्षा इसी बात की है कि पाकिस्तान के उसी तरह टुकड़े किए जाए जिस तरह से 1971 में हुए थे। तो भविष्य का हम इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही। इस तरह के विश्लेषणों के लिए और ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप आरसीएन के साथ बने रहें। आरसीएन को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसको लाइक करें और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।